देखो, जब स्पिरिट मूवी का टीज़र आया था, मतलब वो जो वॉइस वाला टीज़र था ना, वो आया था। तो उस टीज़र में संदीप रेड्डी वांगा ने ब्लेटेंटली ये बोल दिया था कि यस, प्रभास इज़ इंडीड इंडियाज़ बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार। अब चलो, लोगों का इस चीज़ को लेकर अलग-अलग ओपिनियन हो सकता है एंड कई सारे लोग इस बात से एग्री भी करते हैं, तो कोई बात नहीं। बट जब उस टीज़र में इस पार्टिकुलर सेगमेंट को डाला गया, तो उसके बाद पैन इंडिया में कंट्रोवर्सी छिड़ गई कि क्या सच में पूरी इंडिया में ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जो प्रभास के स्टारडम को टक्कर दे पाए। और अगर नहीं है तो ये बात तो सही है, प्रभास इज इंडीड इंडियाज बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार। बट वेट, अगर इस पार्टिकुलर चीज को हम एनालाइज करने के लिए जाएं तो हम ये चीज कह सकते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस क्लेम को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रभास की अब तक 6 ऐसी फिल्म है इंक्लूडिंग राजा साहब जिन्होंने अपने पहले दिन पे 100 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकाला है। एंड ये अकेला क्लेम इतना दम रखता है कि वो प्रभास इज इंडियाज बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार के स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकता है। बट आप खुद ही सोचो, अगर आपकी जो स्टारडम है वो केवल आपके फैंस तक ही लिमिटेड है और उसके बाद जनरल पब्लिक आपकी फिल्म को कोई भी भाव नहीं देती है, तो क्या उस चीज को लेकर आप ये कह सकते हैं कि बस अपने फैंस के दम पे कोई भी स्टार इंडिया का बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार बन सकता है? आई थिंक नो। क्योंकि प्रभास की जितनी भी फिल्में हैं, जितनी भी खास करके खराब फिल्में हैं जो कि बाहुबली चैप्टर 2 के बाद रिलीज हुई है, तो उन सारी फिल्मों का जो कलेक्शन होता है वो पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन वो तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद जो ड्रॉप देखने को मिलता है इनकी फिल्मों को वो भी बहुत ग्रेट लेवल का होता है। एंड सेम चीज़ हमें मंडे से राजा साहब के साथ भी देखने को मिलने वाली है। भले राजा साहब ने अपने पहले दिन पे वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन निकाल लिया हो, बट इवेंचुअली on the fourth day, or to be more precise, on its first Monday, it's going to get a huge drop. अब देखो, ये जो भी कलेक्शन आया है उसे लेकर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कलेक्शन फेक है, स्कैम है, ये है, वो है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये जो चीज़ है वो केवल बॉलीवुड एक्टर्स के लिए यूज़ की जाती है। उसके अलावा जो भी कलेक्शन आता है वो तो जेन्युइन होता है। चाहे आप गेम चेंजर का 180 प्लस करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देख लो जो कि पहले दिन पे आउट किया गया था। एवरीवन नोस दैट इट वाज अ ह्यूज स्कैम, लेकिन उसे कोई कॉल आउट नहीं करता है। और उस चीज़ का एक लौता रीज़न बस यही है कि वो एक साउथ इंडियन एक्टर की फिल्म है जो कि अपनी कल्चर की रिस्पेक्ट करता है। दैट्स इट। बट यही सेम कलेक्शन अगर बॉलीवुड की किसी फिल्म को देखने को मिल जाए, देन इट्स अ कॉर्पोरेट बुकिंग, इट्स अ स्कैम। बॉलीवुड की फिल्म तो कोई देखने के लिए जाता भी नहीं है। इवन जब धुरंधर का फर्स्ट डे का कलेक्शन आया था सामने, जो कि अराउंड 28 करोड़ का था, बट जस्ट एक दिन पहले उस फिल्म का हमें जो कलेक्शन देखने को मिला था, मतलब एडवांस बुकिंग में जो कलेक्शन देखने को मिल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा लो था। इसलिए जब फाइनली डे 1 का कलेक्शन 28 करोड़ आया, तो वहां पर भी जो बॉलीवुड की तरफ हेट रेट है ना, वो देखने को मिली थी। मेनी पीपल वर कॉलिंग द कलेक्शन ऑफ धुरंधर अ स्कैम, अ कॉर्पोरेट बुकिंग। बट इवेंचुअली क्या हुआ, फिल्म बहुत लोगों को पसंद आने लगी। एंड हाल ये हो गया कि उस फिल्म ने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब उस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसके फैंस एक टाइम पे, मतलब बस 1 साल पहले, ये लंबे क्लेम्स लिख के बोल रहे थे कि सालों तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आने वाली है बॉलीवुड की तरफ से जो हिंदी में, मतलब बॉलीवुड की लैंग्वेज में, पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दे। और चलो भाई, कोई बात नहीं, घमंड है तो घमंड मना लो। बट फिर क्या हुआ, जस्ट 1 साल बाद धुरंधर आई एंड धुरंधर ने हिंदी कलेक्शन में पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को टोटली एंड कम्प्लीटली बीट कर दिया। और मैं बता रहा हूँ, अगर ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज हुई होती तो भी इस फिल्म को ना जो सपोर्ट मिलता केवल नॉर्थ इंडिया से वही होता। उसके अलावा जो भी सपोर्ट इसे साउथ इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलता वो बहुत ही मिनिमम होता। एंड कई लोग ये कहते हैं ना कि बॉलीवुड की तरफ से कोई अच्छी फिल्म बनती नहीं है, इस कारण के चलते साउथ इंडियन मार्केट में उन फिल्मों को बहुत सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मुझे बस ये बता दो कि साउथ इंडियन मार्केट की तरफ से जितनी भी फिल्में रिलीज की जाती है नॉर्थ इंडिया में, वो सारी मास्टरपीस होती है ना। मतलब फिर भी मैक्सिमम फिल्मों को नॉर्थ इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि फिल्में बहुत अच्छी होती है, इसलिए कि बॉलीवुड के पास नया कुछ ऑफर करने को है नहीं। और भले साउथ इंडिया की फिल्में कितनी भी ज़्यादा टिपिकल क्यों ना हो, वो कम से कम बॉलीवुड से अलग वाइब देती है। बस इस कारण के चलते कुछ और फिल्में भी नॉर्थ इंडिया में वर्क कर जाती है। वरना बस कुछ गिने चुने डायरेक्टर्स को हटा दो, ऐसे राजा मौली, संदीप रेड्डी वांगा, तो ऐसे कोई डायरेक्टर को छोड़ के किसी और डायरेक्टर में ऐसा कूदा है ही नहीं कि वो नॉर्थ इंडिया में अपनी फिल्म को चला के दिखा दे। और हाँ चलो, मैंने भी टॉक्सिक के टीजर की या फिर कह सकता हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो की काफ़ी तारीफ की, क्योंकि वो मुझे लिटरली पसंद आया। बट अगेन मैंने कई जगह ये क्लेम्स देखे कि टॉक्सिक धुरंधर पार्ट 2 को लिटरली खा जाएगी। हाँ, ये चीज़ हम कर्नाटका के मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं, बट अदर देन दैट नो, अ बिग नो। और अगर देखा जाए ना, तो आज के टाइम पे ये जो धुरंधर की सक्सेस निकल के आई है, जिसे बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस बात से मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ। साउथ इंडिया के बड़े एक्टर्स ने भी धुरंधर की सक्सेस को सपोर्ट किया है, बट देयर आर आल्सो सर्टेन लेवल ऑफ जेलेसी विद द फिल्म धुरंधर कि कैसे किसी फिल्म ने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, या फिर कह सकते हैं साउथ इंडिया की जो नई रिकॉर्ड बनाई गई थी हिंदी मार्केट में, उसे टैकल कर दिया। और फिर इसके बाद जब राजा साहब जैसी फिल्में आती है
तो उन फिल्मों का भी कलेक्शन किस तरीके का दिया जाता है, 110 करोड़, 115 करोड़ वर्ल्ड वाइड फर्स्ट डे कलेक्शन ग्रॉस। बट इस चीज को क्वेश्चन कोई भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि साउथ इंडिया की फिल्म है। वेरी वेल, मतलब कॉर्पोरेट बुकिंग तो केवल बॉलीवुड करती है, उसके बाद तो जितने भी लोग हैं सब इतने सच्चे हैं कि उन्हें गंगा नहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे ऐसे फालतू क्लेम्स करने के बाद लोग बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार का टैग भी दे देते हैं। सीरियसली, एक टाइम हुआ करता था जब हमें साउथ इंडिया की तरफ से ऐसी ऐसी फिल्में देखने को मिलती थी जो कि ट्रूली ये बताती थी कि साउथ इंडिया फिल्म मेकिंग में बॉलीवुड से कितना आगे है। और आज के टाइम पे लोग राजा साहब जैसी फिल्मों को डिफेंड कर रहे हैं। व्हाट अ डाउनग्रेड। और जब लोग ऐसे कुछ क्लेम को सुनते हैं तो उसके बाद ये कहते हैं कि बॉलीवुड का क्या कहना, उन्हें तो पठान, टाइगर जिंदा है ऐसी मूवी पसंद आती है। तो देखो, इसी के काउंटर में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पठान वर्थ ओनली बिकॉज इट वॉज द कमबैक मूवी ऑफ शाहरुख खान। इसके अलावा फिल्म में चलने लायक कुछ भी नहीं था। एंड इवन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान। मैं इस बात को ब्लेटेंटली कहता हूँ, अगर आज के टाइम पे कोई मुझे पैसे भी दे कि मैं पठान को जाकर दोबारा से देखूँ पूरी मूवी को, तो मैं नहीं देखने वाला। मैं फिल्म के कुछ सीन्स को, या फिर कह सकता हूँ कुछ ऐसे सीन्स को जो शॉर्ट्स पे आएंगे, उन्हें मैं वहाँ पर देख सकता हूँ, बट दी होल फिल्म नो। और मैं डाई हार्ड शाहरुख खान फैन होने के बावजूद भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, पठान वॉज अ बैड फिल्म एंड इट ओनली वर्क बिकॉज इट वॉज द कमबैक मूवी ऑफ शाहरुख खान। बट सिमिलर तरीके का स्टेटमेंट आप किसी डाई हार्ड प्रवास फैंस की तरफ से नहीं सुन सकते हो, जहाँ पर वो राधे श्याम, आदि पुरुष, राजा साहब इन सारी फिल्मों को ट्रोल करेगा, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहेगा कि दीज ऑल फिल्म्स वे टेरिबल फिल्म्स। पर छोड़ो, प्रवास की आगे आने वाली फिल्में, खास करके स्पिरिट, सलार 2, कल्कि 2898 AD की पार्ट 2 एंड फौजी, इन सारी मूवी से तो होप बहुत ज़्यादा है। खास करके इसलिए क्योंकि मुझे कल्कि 2898 AD भी पसंद आई थी एंड सलार भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी इन दी फर्स्ट वॉच इटसेल्फ। लेकिन अभी तक ये जो भी माहौल बनाया गया है, खास करके राजा साहब के साथ, उसके बाद भी जो पॉजिटिविटी वाली रील्स मुझे देखने को मिल रही है इस फिल्म से रिलेटेड, इट्स रियली प्रॉब्लमैटिक। और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि प्रवास के डाई हार्ड फैंस जो राजा साहब देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही पागल तरीके के रिएक्शन दे रहे हैं थिएटर में, क्या होगा जब वो स्पिरिट, फौजी, सलार पार्ट 2 एंड कल्कि 2898 AD पार्ट 2 देखेंगे, जहाँ पर मे बी, मैं कह रहा हूँ मे बी, जहाँ पर वापस से प्रवास अपने बाहुबली वाले एरा में रहेंगे। आई गेस उस चीज़ के लिए तो वेट ही करना पड़ेगा। बट फॉर नाउ ये राजा साहब के साथ जो भी फ्रस्ट्रेशन एंड जो भी गुस्सा मेरे अंदर पल रहा है, एंड उसके बावजूद जो ये सारी रील्स, जो ये सारे रिपोर्ट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर फैंस आर लिटरली गोइंग गागा ओवर प्रभास इन दिस फिल्म राजा साहब, वो बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक चीज़ों को आगे भी जन्म दे सकता है। एंड जो रेपुटेशन खास करके ऐसे राजामौली ने तेलुगु सिनेमा की बनाई है पैन इंडिया में, दीज फिल्म्स आर डिस्टॉर्टिंग इट। एंड फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से ऐसे राजामौली एक ऐसे क्रिएटर देखने को मिल जाए जो अपनी क्राफ्ट को लेके सीरियस है, नहीं तो अदर दैन हिम सब सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पे लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं। सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके, जहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ों को कवर की, जिसका मेजर पोर्शन इस चीज़ को जाता है कि किस तरीके से लव और हेटरेट है वो डिवाइडेड है बॉलीवुड और साउथ इंडिया की फिल्मों की तरफ। पर चलो, ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।